एनीमिया का सीधे से मतलब होता है कि खून की कमी। ये तभी होता है जब हीमोग्लोबिन के कम होता है या फिर आरबीसी मरने लगता है। इस कंडीशन में क्या होता है कि जो ऑक्सीजन है वो हमारे पूरे शरीर में प्रॉपर रूप से नहीं फैल पाता है, जिससे ग्लूकोज का विखंडन नहीं होता है। अब ग्लूकोज का विखंडन नहीं होता है तो हमें एनर्जी नहीं मिल पाता है। अब एनर्जी नहीं मिलेगा तो हमें चक्कर, सुस्ती, कमजोरी ये सब आने लगता है। तो इससे बचने के लिए क्या करना होता है, सुनिए। स्वागत है दोस्त टीएनबी के इस नए वीडियो में। देखिए, जो हम लोग का ब्लड चैप्टर है उसमें हम लोग ब्लड कंपोजिशन पढ़ रहे थे। ब्लड कंपोजिशन मतलब कि जो ब्लड होता है वो किससे बना होता है। तो जो ब्लड होता है वो प्लाज्मा और रक्त कणिका से मिलकर बना होता है। तो हमने प्लाज्मा के बारे में अच्छे से पढ़ लिए हैं। और जो रक्त कणिका होता है इसमें 3 कोशिकाएं होती हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। तो आज की इस वीडियो में हम लोग आरबीसी के बारे में पढ़ेंगे कि आरबीसी क्या होता है, इसका निर्माण कहाँ पे होता है, कैसे होता है, ये सब पढ़ेंगे। तो चलिए आगे देखते हैं कि आरबीसी क्या होता है। अब चलिए फ्रेंड देख लेते हैं। तो जो आरबीसी होता है इसका जो फुल फॉर्म होता है वो होता है रेड ब्लड सेल, मतलब लाल रक्त कोशिका या फिर लाल रक्त कणिका। इसे एरिथ्रोसाइट भी कहते हैं, एरिथ्रोसाइट भी कहते हैं। जो इसका डिस्कवरी है, आरबीसी का जो खोज किए थे वो किए थे एंटोनी वन लीवेनहॉक। तो जो इसका खोज है वो किए थे एंटोनी वान लीवेनहॉक ने। एंटोनी वान लीवेनहॉक ने आरबीसी का खोज किए थे। और जो आरबीसी का निर्माण का प्रक्रिया जो होता है उसे कहते हैं एरिथ्रोपोइसिस। मतलब आरबीसी जिस भी प्रक्रिया द्वारा निर्माण होता है या फिर बनता है उसे कहते हैं, उस प्रक्रिया को एरिथ्रोपोइसिस कहते हैं। एरिथ्रोपोइसिस एरिथ्रोपोइसिस। अब देखिए आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है, मतलब आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है, मतलब एरिथ्रोपोइसिस कहाँ होता है। तो इसका 2 कंडीशन है। जब एक बच्चा माँ के गर्भ में होता है तब ब्लड का मतलब आरबीसी का निर्माण कहीं और होता है। जब वो बाहर आ जाता है तो कहीं और होने लगता है। तो इसका 2 कंडीशन है। चलिए इसे समझ लेते हैं। तो जो आरबीसी का निर्माण है वो होता है 2 कंडीशन में। एक होता है जन्म से पहले, जन्म से पहले कहाँ होता है, और एक होता है जन्म के बाद कहाँ होता है। तो चलिए समझ लेते हैं कि जन्म से पहले कहाँ होता है। तो जन्म से पहले है, मतलब जब एक बच्चा माँ के गर्भ में होता है तब आरबीसी का निर्माण जो होता है वो होता है प्लीहा में। प्लीहा प्लीहा जो होता है वो पेट के ऊपर होता है। तो उसी प्लीहा में आरबीसी का निर्माण होता है। इसे प्लीहा को स्प्लीन भी कहते हैं या फिर तिल्ली भी कहते हैं, स्प्लीन। और देखिए इसके अतिरिक्त भी होता है, यकृत में होता है। लेकिन जो मेन फार्मेशन होता है आरबीसी का वो प्लीहा में ही होता है। लेकिन कभी कभी मतलब उसके प्लीहा के अतिरिक्त यकृत में होता है, यकृत में है यानी लीवर में। लीवर में, ठीक है। अब चलिए देख लेते हैं जन्म के बाद कहाँ पे होता है, कहाँ कहाँ पे। जन्म के बाद, तो जन्म के बाद जो होता है आरबीसी का निर्माण वो होता है अस्थि मज्जा में, बोन मैरो में होता है। हम इसे समझेंगे क्या होता है बोन मैरो। अस्थि अस्थि मज्जा, इसे इंग्लिश में बोन मैरो कहते हैं, बोन मैरो, ठीक है, बोन मैरो। अब ये क्या होता है, जो हम लोग का शरीर में जो बड़े बड़े हड्डियां हैं, जैसे हाथ का हड्डी इतना लंबा है, इधर इतना लंबा है, और पैर का हड्डी जो जांग का हड्डी है, और उसके नीचे का हड्डी है, जो पीछे का जो बैक वाला हड्डी है, ये सब रीढ़ का हड्डी, तो ये सब लंबा लंबा होते हैं। तो इसमें 3 भाग होता है हड्डी में। तो 3 भाग में से जो एक भाग होता है उसका नाम है एपीफाइसिस। तो उसी एपीफाइसिस में आरबीसी का निर्माण होता है। चलिए इसे अच्छे समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए ये एक हड्डी है, ठीक है। हड्डी में 3 भाग होता है, जो हड्डियां लॉन्ग होती हैं, लंबा लंबा होती हैं, उसमें 3 भाग होता है।
हम आपको इमेज में अच्छे से दिखा देंगे, यहाँ पे सही बन नहीं रहा है। ठीक है, अब देखिए ये देखिए, अब मान लीजिए एक लॉन्ग हड्डी है, जो लंबा वाला हड्डी होता है वो है। तो इसमें 3 भाग हैं। एक ये भाग है यहाँ से यहाँ तक जो आपको खाली दिख रहा है, ये है। और एक ग्रीन वाला है, ग्रीन वाला एक है। और एक जो है ये है ब्लू कलर का। तो इसमें 3 भाग हैं। तो जो ब्लू कलर का होता है इसी को कहते हैं ईपीफाइसिस। ये जो है नीचे नीचे किनारे किनारे, इसे ईपीफाइसिस कहते हैं। ईपीफाइसिस, ठीक है, इसे ईपीफाइसिस कहते हैं। और इसी ईपीफाइसिस में आरबीएम होता है, रेड बोन मैरो होता है, जो कि आरबीसी का निर्माण करता है। ठीक है, अब देखिए इसके अलग अलग भाग को अलग अलग नाम दिया जाता है। ये होता है डायाफाइसिस, जो बीच में का जगह है, ये वाला जो है खाली खाली, इसे कहते हैं डायाफाइसिस। और जो ये है मेटाफाइसिस। ठीक है, तो जो हड्डी का जो ईपीफाइसिस वाला भाग होता है, जो किनारे वाला भाग होता है, उसमें होता है आरबीएम। वही आरबीएम आरबीसी का निर्माण करता है। तो जन्म के बाद जो होता है आरबीसी का निर्माण, वो होता है अस्थि मज्जा में, बोन मैरो में होता है। चलिए और आगे देख लेते हैं। देखिए जो आरबीसी का शेप है, आरबीसी का जो शेप होता है वो कैसा होता है। तो आरबीसी का जो शेप है, जब आरबीसी अपरिपक्व रहता है, अमेच्योर रहता है, तब आरबीसी का जो आकार होता है वो गोलाकार होता है। मतलब जब आरबीसी नया नया बना होता है, जब उसका फॉर्मेशन हुआ होता है, तब जो उसका आकार है वो गोल होता है। कुछ टाइम बाद, कुछ दिन बाद वो आरबीसी परिपक्व हो जाता है। परिपक्व हो जाने के बाद उसका आकार बदल जाता है, जो कि वो द्विअवतलाकार हो जाता है, तो बाइकॉन्केव हो जाता है। चलिए इसे समझ लेते हैं। देखिए जो अपरिपक्व आरबीसी होता है, अपरिपक्व आरबीसी, अपरिपक्व आरबीसी का जो आकार है वो है गोलाकार। जब एक आरबीसी जब अपरिपक्व होता है, मेच्योर नहीं होता है, तब उसमें उसका आकार गोलाकार होता है और उसमें केंद्रक भी होता है, उसमें केंद्रक भी होता है। और कुछ दिन बाद जब ये आरबीसी परिपक्व हो जाता है, जब ये आरबीसी परिपक्व हो जाता है, परिपक्व आरबीसी, तब इसका आकार बदल करके द्विअवतलाकार हो जाता है। ये बीच में से फोल्ड करता है, बीच में से फोल्ड करके इसका आकार द्विअवतलाकार हो जाता है। अब ऐसा क्यों होता है कि ये आरबीसी अपना आकार बदल लेता है। देखिए जो आरबीसी का जो मेन काम होता है वो होता है ऑक्सीजन सप्लाई का। तो जो आरबीसी गोल होता है वो छोटा होता है, क्षेत्रफल में उतना बड़ा नहीं होता है कि वो ऑक्सीजन को सही से अपने आप में अधिक से अधिक ले सके। उसका सरफेस जो होता है वो छोटा होता है, तो ऑक्सीजन को अधिक कैरी नहीं कर पाता है, अधिक लोड नहीं ले पाता है। तो इसीलिए जो आरबीसी होता है, ये गोल वाला आरबीसी अपने आप को फोल्ड करके ये बड़ा कर लेता है। और जब ये फोल्ड करता है तो इसका केंद्रक जो होता है वो नष्ट हो जाता है, नष्ट हो जाता है। और जो इसका आकार हो जाता है ये बाइकॉन्केव शेप का हो जाता है, मतलब द्विअवतलाकार हो जाता है। बाइकॉन्केव शेप, द्विअवतलाकार, द्विअवतलाकार शेप में हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि जो इसका क्षेत्रफल है वो कम होता है, और क्षेत्रफल बढ़ाने के लिए ये आरबीसी अपने आप को फोल्ड करके बड़ा हो जाता है, जिससे कि ऑक्सीजन को अधिक से अधिक कैरी कर सके। इसका सरफेस बड़ा होगा तो ऑक्सीजन इसमें अधिक आएगा, क्योंकि छोटा है तो कम आएगा, बड़ा होता है तो अधिक आएगा। तो इसीलिए अपने क्षेत्रफल में वृद्धि करता है, और क्षेत्रफल में वृद्धि करने की वजह से जो इसका केंद्रक है वो नष्ट हो जाता है। तो जो स्तनधारी होते हैं उसमें केंद्रक
आरबीसी में जो होता है वो केंद्रक नहीं होता है, लेकिन कुछ अपवाद होता है। जैसे तो जो स्तनधारी होते हैं, स्तनधारी, उसमें जो केंद्रक होता है आरबीसी में, किसी के आरबीसी में केंद्रक नहीं होता है। जैसे हम मानव हैं और जो जानवर कुछ ऐसे होते हैं जिसमें कि आरबीसी के में केंद्रक नहीं होता है, लेकिन कुछ ऐसे 2-3 जो जानवर हैं उनमें आरबीसी के केंद्रक में आरबीसी में केंद्रक होता है। जैसे ये अपवाद है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या है? ये अपवाद है, अपवाद के स्वरूप में आता है। कुछ ऐसे स्तनधारी होते हैं जिनके आरबीसी में केंद्रक होता है, जैसे ऊँट हो गया, जैसे ऊँट, और एक जिराफ होता है, जिराफ, और एक लामा होता है, एक लामा होता है। देखिए ऊँट जो होता है, ऊँट तो आप जानते हैं, जिराफ भी जानते हैं। लामा क्या होता है? जो लामा होता है ये छोटा ऊँट होता है, ये अमेरिका में पाया जाता है, इसे अमेरिकन ऊँट भी कहा जाता है। ये ऊँट का ही एक प्रजाति होता है, मतलब ऊँट से छोटा होता है, उसका ही प्रजाति होता है। तो ये जो 3 होता है, इनमें आरबीसी में, इनके आरबीसी में केंद्रक होता है और किसी के आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता है। ठीक है, अब चलिए और आगे चलते हैं। आरबीसी का जीवन काल व मृत्यु। देखिए जो आरबीसी का जीवन काल होता है, जो आरबीसी का जीवन काल होता है वो होता है 120 दिन का, 120 दिन का होता है। अब जब आरबीसी 120 दिन बाद जब बूढ़ा हो जाता है, जब बूढ़ी हो जाती है, तो उसका जो सरफेस होता है वो पतला हो जाता है, चलते चलते घिस जाता है, तो वो छोटा हो जाता है आकार में। तो जब वो ब्लड जो नलिकाएं होती है इसमें फ्लो करता है, तो एक प्लीहा होता है, प्लीहा होता है, उसमें जाकर के छन जाता है आरबीसी, क्योंकि छोटा हो जाता है तो जाकर छन जाता है, और उसी में प्लीहा में आरबीसी का मृत्यु हो जाता है। इसीलिए प्लीहा को आरबीसी का कब्रिस्तान कहते हैं। ठीक है, तो इसका जो जीवन काल होता है वो 120 दिन का होता है, और इसका मृत्यु जो होता है, मृत्यु कहाँ होता है? मृत्यु, आरबीसी का मृत्यु, आरबीसी का, आरबीसी का मृत्यु, आरबीसी का मृत्यु जो होता है वो होता है प्लीहा में, प्लीहा में। इसीलिए प्लीहा को आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। और प्लीहा को ब्लड बैंक भी कहते हैं, क्योंकि जब बोन मैरो से, अस्थि मज्जा से अधिक अतिरिक्त ब्लड बन जाता है, शरीर के ज़रूरत के हिसाब से अधिक ब्लड बन जाता है, तो वो ब्लड आकर के ये प्लीहा में स्टोर हो जाता है। इसीलिए प्लीहा को ब्लड बैंक भी कहते हैं। और जब ये आरबीसी जब बूढ़ी हो जाती है तब जाकर के ये प्लीहा में मर जाता है, तो इसलिए प्लीहा को कब्रिस्तान भी कहते हैं आरबीसी का। तो जो प्लीहा होता है ये ब्लड बैंक और कब्रिस्तान दोनों होता है। स्प्लीन, स्प्लीन प्लीहा को कब्रिस्तान कहते हैं। इसे लिख देते हैं आरबीसी कब्रिस्तान। ठीक है, इसे आरबीसी का कब्रिस्तान कहते हैं प्लीहा को। चलिए ये देख लेते हैं कि जो आरबीसी होता है वो ब्लड में कितना होता है, इसका संख्या कितना होता है। तो जो आरबीसी का संख्या होता है वो ब्लड में 50 से 55 लाख प्रति मिलीमीटर क्यूब होता है। 50 से 55 लाख प्रति मिलीमीटर क्यूब होता है। अब इसका मतलब क्या होता है, चलिए इसे अच्छे से समझते हैं। ये एक घन है, ठीक है, ये एक घन है, हम घन बना रहे हैं, जिसका कि सभी भुजा बराबर होता है, जिसका कि सभी भुजा बराबर होता है। अब देखिए इसका जो भुजा है, यहाँ हम mm लिखे हैं, इसका मतलब इसका जो भुजा है 1 mm है, 1 mm है, लंबाई चौड़ाई मोटाई सब कुछ इसका 1 mm है। ठीक है, तो 1 mm है। अगर हम 1 mm वाला क्यूब लेकर के देखें तो एकदम छोटा सा दिखाई देगा, उसमें एक बूंद खून भी सही से नहीं हटेगा। सोचिए, मान लीजिए इसमें हम एक बूंद खून रख दिए, इस 1 mm क्यूब वाले में एक बूंद खून ला करके डाल दिए, और उस खून में सब कुछ है, हर एक कंपोनेंट है, प्लाज्मा है,
आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स सब कुछ है, सब कुछ है इसमें, सिर्फ आरबीसी नहीं है, सब कुछ है। फिर भी हमने सिर्फ आरबीसी का काउंट किया, आरबीसी का अध्ययन किया, तो 1 mm वाले क्यूब में आरबीसी की संख्या कितना होता है? 50 से 55 लाख। आप समझ सकते हैं कि एक बूंद खून भी सही से नहीं आ सकता है, लेकिन उसमें आरबीसी कितना है? 50 से 55 लाख आरबीसी है, इतना ज़्यादा होता है। तो ब्लड में अगर कहीं हम देखें तो जो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स होता है, तो सबसे ज़्यादा यही आरबीसी ही होता है, और जो इसके बाद होता है प्लेटलेट्स होता है, फिर उसके बाद डब्ल्यूबीसी होता है। तो इसका एक क्रम होता है, तो सबसे ज़्यादा आरबीसी होता है। सबसे अधिक क्या होता है ब्लड में? रक्त कणिकाओं की बात करें तो सबसे ज़्यादा आरबीसी होगा, आरबीसी होगा। फिर उसके बाद क्या होता है? प्लेटलेट्स होता है, प्लेटलेट्स होता है। फिर उसके बाद क्या होता है? डब्ल्यूबीसी होता है। इसका मतलब ये है कि सबसे अधिक आरबीसी होगा, फिर प्लेटलेट्स होगा, फिर होगा डब्ल्यूबीसी, इतना होता है। अब चलिए हम आरबीसी का फंक्शन देख लेते हैं कि ब्लड के अंदर आरबीसी का काम क्या होता है, क्या करता है आरबीसी ब्लड के अंदर रह करके। ये जान लेते हैं कि जो आरबीसी होता है वो ब्लड के अंदर क्या काम करता है। तो हमने यहाँ पे लिखा है कि आरबीसी या हीमोग्लोबिन का कार्य। अब देखिए, जो आरबीसी होता है वो हीमोग्लोबिन को बस अपने सतह पे रखे रहता है, वो कुछ करता नहीं है, जो भी करता है वो हीमोग्लोबिन ही करता है। हम ये सब पढ़ेंगे तो पता चल जाएगा। आरबीसी के सतह पर हीमोग्लोबिन वाला पाया जाता है, जिससे ब्लड का रंग लाल होता है। अब अगर कहीं आरबीसी की सतह पे हीमोग्लोबिन ना पाया जाता तो आरबीसी रेड नहीं होता, जिसकी वजह से ब्लड का रंग भी रेड नहीं होता। तो जो ब्लड का रंग रेड होता है वो हीमोग्लोबिन वाला की ही वजह से होता है। आगे चलिए, आरबीसी की सतह पर उपस्थित हीमोग्लोबिन फेफड़ों तक लाए गए ऑक्सीजन को शरीर के हर कोशिकाओं तक पहुंचाता है। मतलब जो हम लोग ऑक्सीजन को लेते हैं तो फेफड़ा जो होता है वो ऑक्सीजन को रक्त नलिकाओं में उतार देता है, और आरबीसी की सतह पर उपस्थित हीमोग्लोबिन उसे कैच कर लेता है, ऑक्सीजन को कैच करके अब जहाँ जिस ऊतक को ऑक्सीजन चाहिए होता है वहाँ तक ले जाता है, और वहाँ से फिर जो मिलता है कार्बन डाइऑक्साइड तो फिर वो वापस ला करके फेफड़ों को दे देता है, जिससे कि फेफड़ा CO2 को बाहर निकाल देता है। देखिए यहाँ पे यही लिखा है, आरबीसी की सतह पर उपस्थित हीमोग्लोबिन ऊतक कोशिकाओं के छोड़े गए CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड को फेफड़े तक लाता है, जिससे फेफड़े जो होता है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल देता है। चलिए अब ये देख लेते हैं कि जो हीमोग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन हमारे ब्लड में कितना होना चाहिए, इसका सही मात्रा क्या होता है। अगर उससे कम होता है तो हमारे शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो जो हीमोग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन इसको रिप्रेजेंट करते हैं HB से। जो इसका अमाउंट होता है मेल फीमेल में डिफरेंट होता है, मतलब अलग अलग होता है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं फीमेल में। फीमेल में जो हीमोग्लोबिन होता है वो होता है 12 से लेकर के 13 ग्राम प्रति डेसीलीटर, और जो मेल में होता है, मेल में जो होता है वो होता है 14 से लेकर के 16 ग्राम प्रति डेसीलीटर। डेसीलीटर का मतलब ये है 1 डेसीलीटर बराबर 100 ml, मतलब 100 ml रक्त में अगर हीमोग्लोबिन 12 से लेकर के 13 ग्राम है फीमेल में तब तो ठीक है, और मेल में कितना होना चाहिए? 100 ml रक्त में 14 से लेकर के 16 ग्राम, इतना है तो ठीक है, वो स्वस्थ है। अगर इससे कम होता है तो एनीमिया होने का चांस होता है। एनीमिया तभी होता है, एनीमिया का सीधे से मतलब होता है कि खून की कमी। ये तभी होता है जब हीमोग्लोबिन के कम होता है या फिर आरबीसी मरने लगता है। इस कंडीशन में क्या होता है कि जो ऑक्सीजन है वो हमारे पूरे शरीर में प्रॉपर रूप से नहीं फैल पाता है, जिससे ग्लूकोज का विखंडन नहीं होता है। अब ग्लूकोज का विखंडन नहीं होता है तो हमें एनर्जी नहीं मिल पाता है। अब एनर्जी नहीं मिलेगा तो हमें चक्कर, सुस्ती, कमजोरी ये सब आने लगता है। तो इससे बचने के लिए क्या करना होता है, सुनिए। इससे बचने के लिए आयरन का गोली खाइए या फिर ऐसा फूड खाइए जो आयरन युक्त हो, जैसे पालक है, सब्जी है, और मीट हो गया, ये सब दालें हो गए, जो आयरन युक्त फूड है उसे खाइए। तो जो इसका हीमोग्लोबिन का कमी है या फिर आरबीसी का जो कमी है, कमी से होने वाला जो एनीमिया है वो सब खत्म हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड, आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा।